हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आईएमपी प्रश्न लेकर आए। तो आप देख सकते हैं आईएमपी प्रश्न है जी, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में ही प्रश्न आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है अध्याय 1 और पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, ये भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इस पाठ में से आप देखेंगे 4 अंक के प्रश्न आना है। ठीक है, तो इसमें से आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं। तो कैसे भी इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें जो आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो आपको पूरी देखना है। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए शामिल किए हैं और मैंने सभी प्रश्न को सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए संसाधन किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं संसाधन कहलाते हैं। पहले क्या करना है आपको, पहले प्रश्न लिखना है और फिर इसका आंसर कंटिन्यूअस लिखना है। फिर एक लाइन का आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गैप रखना है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे, फिर अगला प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर कंटिन्यूअस लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे। इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिख लिख के याद करना है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखते समय ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मृदा अपरदन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो इसका आंसर देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अपरदन क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर चले जाना। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। संरक्षण क्या होता है, बचाना, यानी मिट्टी। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो इसका मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें सभी। आपको इनकी फेयर कॉपी में अवश्य इनको नोट करना है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे देखिए ह्यूमस किसे कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है, या इसका उत्तर देखिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, यानी जो हमारे जो फसलें होती हैं उनके कुछ पत्तियां उसमें गिर जाती हैं खेत में, तो उसके बाद में वो सड़ जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, खाद बनता है। तो यही लिखा है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है, यह मृदा को, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तथा ऊपरी मृदा में पाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्षय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए मिट्टी की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। फिर एक लाइन का गैप करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए मृदा निम्नीकरण के कारण लिखिए। यानी मृदा निम्नीकरण के क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर देखिए मृदा निम्नीकरण के कारण निम्न है। किस किस से होता है मृदा निम्नीकरण, एक तो वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, दूसरा है अति पशुचारण, तीसरा है खनन कार्य और चौथा है अधिक सिंचाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा निम्नीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत, ये भी
इस पे स्टार लगाया समझ लो, ये आ सकता है परीक्षा में। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण जैसे मनुष्य, जो हम, वनस्पति जात यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जात सभी प्रकार के प्राणी, और मत्स्य जीवन मछली पालन, और पशुधन आदि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी ये कैसे बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं ये संसाधन, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखिए, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IMP। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एजेंडा 21 क्या है? तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। यानी कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस समय की बात है जी। यानी 1992 में हुआ था, ब्राज़ील देश में हुआ था, और कौन से स्थान पर? रियो डी जेनेरो शहर में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, मृदा बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, बांगर और खादर मृदा में अंतर। पहला पॉइंट है इसमें, जलोढ़, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं। यानी पुराना जलोढ़ होता है उसको, जलोढ़ को बांगर मृदा, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी, जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं, ठीक है। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, बांगर मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यानी जो बंजर भूमि होती है उसमें क्या है? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। और जो खादर मृदा होती है उसमें खाद की मात्रा मिली रहती है, उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी इसमें फसल अच्छी नहीं होती है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी कि खादर मृदा होती है उसमें फसल कैसी होती है? अच्छी होती है, सर्वोत्तम होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, काली मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है काली मृदा में? काली मिट्टी में कपास की फसल होती है। और कपास की फसल के लिए काली मिट्टी क्या है? काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। दूसरा है, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी इसमें बहुत लंबे समय तक पानी नमी बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है इसमें, गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी मिट्टी फट जाती है। तो देखिए, काली मृदा सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसे किसकी फसल के लिए? कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है और काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और यह मृदा कौन से राज्यों में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है, ये लिख देना है आपको। और गर्म और शुष्क ऋतु में मौसम में इसमें क्या? गहरी दरारें पड़ जाती हैं।
अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं निम्न है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, ठीक है। इसमें खाद की मात्रा मिली रहती है, यानी जल के साथ जो बहकर आती है मिट्टी, तो उसमें खाद की मात्रा मिली रहती है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है आपको, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश, इसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमस मिलता है, इसलिए इसमें ये फसल के लिए क्या होती है, सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। यानी कि जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक कैसी होती हैं, उपजाऊ होती है, यानी इसमें सबसे अच्छी फसल की पैदावार होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। यानी मृदा का संरक्षण है, हमने मृदा को मिट्टी को कटने से कैसे बचा सकते हैं। संरक्षण माने क्या होता है, बचाना। तो देखिए उत्तर, मृदा संरक्षण के दो उपाय निम्न है। पहला है खाली जगह व बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी जहाँ पर हमारी खाली जगह पड़ी है और बंजर भूमि है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, यानी वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है ढाल वाली भूमि पर सोपान अथवा सीढ़ीदार खेत बनानी चाहिए, यानी ढाल वाली भूमि पर उसमें क्या करना चाहिए, हमें सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। तीसरा है फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगानी चाहिए, यानी फसलों के बीच में क्या है, घास की पट्टियाँ उगा देना चाहिए, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो, ठीक है। वही आप मेड़ बना सकते हैं आप बीच में खेत के, ठीक है, उससे भी मिट्टी का कटाव रुक जाता है, ठीक है। तो ये मृदा संरक्षण के क्या उपाय करेंगे, खाली जगह व बंजर भूमि में क्या करेंगे, वृक्षारोपण करना चाहिए, ढाल वाली भूमि पर सोपान अथवा सीढ़ीदार खेत बनानी चाहिए, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जानी चाहिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 16 नंबर का, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी दो विशेषता लिखिए। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसकी दो विशेषता निम्न है। पहली विशेषता है जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, 17 नंबर का, देखिए मृदा अपरदन के दो कारण लिखिए। यानी मृदा अपरदन के क्या कारण है, दो कारण लिखना है। इसमें देखिए मृदा अपरदन के दो कारण निम्न है। पहला कारण है वनोन्मूलन, यानी वनों की कटाई। दूसरा है अति पशुचारण। तीसरा है खनन और निर्माण और खनन कार्य, ठीक है। तो ये मृदा अपरदन के कारण है, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण, तीसरा है निर्माण और खनन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कोई दो उपाय या तरीके लिखिए, ठीक है। तो क्या उपाय करेंगे हम, मृदा निम्नीकरण की समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। नंबर 1, इसमें दो उपाय निम्न है, वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए, यानी वन लगाना चाहिए और चारागाहों को क्या करना चाहिए, उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, पशुचारण पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण। तीसरा है खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, पहला लिखना है वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा है खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और बहुत ही सरल भाषा में मैंने इनको बनाया है सभी प्रश्नों को। तो देखिए 19 नंबर का, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरण और अण्वीकरण दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है अण्वीकरण, अण्वीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उन्हें अण्वीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, ठीक है।
इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि इनको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे खनिज तथा जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के आणविकरण के उदाहरण है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरण और आणविकरण। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नवीकरण क्या होते हैं, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण युक्त संसाधन कहा जाता है। और दूसरा देखिए आणविकरण, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें आणविकरण युक्त संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लेना है इधर वाले ऊपर। नवीकरण के उदाहरण क्या हो जाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन आदि। आणविकरण के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन, खनिज और जीवाश्म ईंधन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्या लिखी है। यानी संसाधनों का हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहला दो समस्याएं निम्न है। नंबर 1 पर्यावरणीय समस्याएं, दूसरा है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। अगला क्वेश्चन है आपका, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, अब इसके बाद में अगला पार्ट है आपका कृषि वाला। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से क्या अंक के प्रश्न आना है, 3 अंक के। तो इसमें 3 अंक के एक 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, एक ओटी आ सकते हैं, या 3 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अध्याय 4 है जी, कृषि वाला पार्ट है, भूगोल का चैप्टर है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों। तो इसके प्रश्न देखिए, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं उनके नाम हमें लिखना है। तो इसमें देखिए, कृषि पर कौन कौन से कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग। इनमें से कोई 2 उद्योगों के नाम आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखना है। यानी रोपण कृषि की क्या 4 फसलों के नाम हमें लिखना है इसमें। तो कौन कौन सी फसलें हैं, रोपण कृषि के उदाहरण है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है आदि है। ये सभी किसके, रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, कौन कौन सी फसलें हैं रोपण कृषि की, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि, ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, कृषि माने क्या होता है, खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शस्य ऋतुओं के नाम लिखिए। तो कौन सी शस्य ऋतुएं, भारत की 3 शस्य ऋतुएं हैं, एक तो रबी और एक खरीफ और तीसरी है जायद। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, यानी 3 शस्य ऋतुएं हैं भारत में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। इनका हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो पहले है इसमें चावल, सबसे ज़्यादा खाने के रूप में प्रयोग होता है, फिर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर आदि। ठीक है, इनका सभी का हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें से ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, रबी और खरीफ फसलों के 4 उदाहरण फसलों के नाम लिखना है। यानी कि 4 रबी की फसलों के नाम लिखना है आपको और 4 ही खरीफ की फसलों के नाम लिखना है। तो रबी की फसलें देख लेते हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं आपकी, रबी की फसलें गेहूँ, जौ माने क्या होता है, जो हवन वगैरह के काम आती है, मटर, चना और सरसों, ये किसकी फसलें हैं, रबी की। अब खरीफ की फसलों के नाम देख लेते हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर को हम अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये लंबी लिस्ट है इनकी खरीफ की फसलों की। तो इनमें से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रबी और खरीफ फसलों के नाम आपको 4 नाम याद रखना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषता निम्न है। पहली विशेषता है, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। यानी कि दूसरा है इसमें, इस कृषि को करने में आदिम माने क्या होता है, पुराने औजारों का उपयोग किया जाता है, जैसे हल, बखर पहले चलते थे, और इस कृषि में पैदावार कम होती है।
यानी कि पैदावार इस कृषि में क्या होती है, कम होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्थानांतरित कृषि। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। यानी कर्तन माने क्या होता है, काटना, और दहन माने क्या होता है, जलाना। तो यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि इसमें क्या है, किसान भूमि के लिए छोटा टुकड़ा साफ करता है पहले, फिर उसमें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें बोता है, और उसके बाद में 2-3 साल उसमें फसल उगाता है वो। इसके बाद में मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो उसमें क्या है, फसलें की पैदावार कम होने लगती है, तो फिर उस टुकड़े को वो छोड़ देता है और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेवर या धैया नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। क्या है 2 विशेषताएं? इस कृषि माने क्या होता है, खेती के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी इस कृषि को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। यानी इस कृषि को करने के लिए अधिक पैसा चाहिए और अधिक श्रम, मेहनत करना पड़ती है। तो इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई 2 योगदान लिखिए। इसका उत्तर देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। ठीक है, यानी कि कृषि है यानी खेती है, हमारे जो अर्थव्यवस्था की क्या रही है, रीढ़ की हड्डी। पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय कृषि लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। यानी कि हमारा जो भारतीय लोग हैं वो 52% लोगों को क्या रोजगार ये उपलब्ध कराती है और जीविका का प्रमुख साधन है। दूसरा है, भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए क्या मिलता है, कच्चा माल भी प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। ठीक है, ये तो समझ लो आना ही आना ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, खरीफ और रबी की फसलों में कोई 2 अंतर, या 3 नंबर में आ रहा है तो 3 अंतर, या 2 नंबर में आया है तो 2 अंतर लिख देना है आपको। तो देखिए उत्तर देखिए, खरीफ एवं रबी की फसलों में कोई 2 अंतर। पहला पॉइंट है इसमें, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं। यानी खरीफ की फसलें कब बोते हैं हम, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। जी, तो बोने और काटने का समय क्या हो जाएगा, बोने और काटने का समय। देखिए मेन चीज़ यही है, यानी कि खरीफ की फसलें होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। ये तो बोने और काटने का समय हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट है, खरीफ की फसलों की पैदावार कम होती है। यानी खरीफ की फसलें होती हैं उनकी पैदावार कम होती है, जबकि रबी की फसलों की पैदावार अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अगला पॉइंट, खरीफ की फसलें वर्षा पर निर्भर रहती हैं। यानी कि खरीफ की फसलें किस पर रहती हैं, निर्भर वर्षा पर, जबकि रबी की फसलें सिंचाई पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें खरीफ की फसलों के उदाहरण।
इसमें खरीफ की फसलों के उदाहरण क्या हो जाएंगे? चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर को अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, पटसन, तिली आदि। जबकि रबी फसलों के उदाहरण क्या हो जाएंगे? रबी फसलों के उदाहरण हो जाएंगे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, तैयार करना है, लिख लिख के याद करना है, वीडियो को पूरी देखना है। इसमें बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने के लिए मिल सकते हैं। अध्याय 6 है जी, इसमें पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग। भूगोल का ही चैप्टर है जी, कक्षा 10 के विद्यार्थी। इसमें से देखिए 4 अंक के प्रश्न आएंगे इस पार्ट में से, ठीक है। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं 2 नंबर के, 1-2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। क्या है? विनिर्माण किसे कहते हैं, ठीक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए कच्चे विनिर्माण किसे कहते हैं, कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा? कच्चे पदार्थों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विनिर्माण किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखिए कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। यानी कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पादन के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना उदाहरण है इसके। जैसे कपास लेंगे हम, कपास क्या होता है? एक फसल का नाम है। इससे एक कायम होती है फसल, मिट्टी में पैदा होती है कपास। इसके बाद में इससे क्या बनाते हैं? कपड़े बनाने। कपड़े कायम बनाएंगे हम, फैक्ट्री में बनाएंगे, उद्योग में बनाएंगे। कपास से कपड़े बनाना। गन्ने से शक्कर बनाना, यानी गन्ना हमें कृषि से मिलता है, इसके बाद में फैक्ट्री में ले जाकर शक्कर बनाई जाती है। गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना, ठीक है। तो विनिर्माण क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं। वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता कौन होते हैं? हम सभी उपभोक्ता हैं, सीधे उपयोग करते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। क्या क्या उपभोक्ता उद्योग हैं? जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। ये क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। जहाँ में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनिर्माण किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, 35 नंबर का, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है इस पर। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको दोबारा से देख लेना, इसकी परिभाषा। वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कृषि आधारित उद्योग, दूसरा होता है खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं इसमें। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कृषि पर आधारित 2 उद्योग निम्न है। कौन कौन से उद्योग हो जाएंगे कृषि पर आधारित? सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं कृषि पर आधारित। तो उसमें से कोई भी 2 उद्योगों के नाम आपको लिख देना है। 2 उद्योग पूछे तो 2 उद्योगों के नाम लिख देना। सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। नेक्स्ट है अगला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों
का उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है, यानी कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है जीडीपी है उसमें उद्योगों का योगदान कितने परसेंट है। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने परसेंट है, 17%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कई बार इनको पूछा गया है। कितने उद्योगों का योगदान कितने परसेंट है, 17%। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर सूचना प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है, आपको इंग्लिश से ज़्यादा संबंध नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है आपको जी। तो मैंने इंफॉर्मेशन माने क्या होता है, सूचना, और टेक्नोलॉजी माने होता है प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना, सूचना हमें मिलती है का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान। जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का निर्माण, प्रबंधन, कोमा लगा देना यहाँ पर, निर्माण के बाद कोमा, प्रबंधन के बाद कोमा, फिर भंडारण के बाद और आदान प्रदान। ठीक है, इन कार्यों के निष्पादन माने क्या होता है, करना। इन कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए हमें, आवश्यक कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के 2 उपाय लिखिए, यानी पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के 2 उपाय निम्न है। पहला उपाय है उद्योगों में प्रदूषक नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए, यानी पर्यावरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जो उद्योग रहते हैं हमारे उसमें क्या करना चाहिए, प्रदूषक नियंत्रक उपकरण लगाने चाहिए। ठीक है, दूसरा है कल कारखानों की चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए, यानी जो हमारे कारखाने हैं उनकी चिमनियाँ क्या ऊंची होना चाहिए। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को, यानी जो उद्योगों से निकले हुए पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको नदियों, झीलों तथा तालाबों में मिलाने से पहले उनका क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कर सकते हैं। पहले क्या है इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए, दूसरा कल कारखानों की चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए, तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झीलों, तालाबों में मिलाने से पहले उनका क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए, यानी जल प्रदूषण किन कारणों से होता है। उत्तर देखिए उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है, यानी कि उद्योगों से कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से, यानी कि सीधे उसको नदी में छोड़ देते हैं तो उससे क्या है, जल प्रदूषण हो जाता है। अब इसके जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र रंगाई, दूसरा है उद्योग, तेल शोधनशाला आदि। ठीक है, ये इसके प्रदूषण के कारण है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उर्वरक उद्योग भारत में कहाँ पर केंद्रित हैं, लिखिए। देखिए भारत में उर्वरक माने क्या होता है, खाद, जो रासायनिक खाद होता है उसको हम उर्वरक कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख उर्वरक उद्योग कहाँ पर है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में केंद्रित हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। यानी जो 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, दोबारा से देखिए, जहाँ में उर्वरक उद्योग हैं, एक तो गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब और केरल राज्य में केंद्रित हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 50%, यानी कि आधा जो उर्वरक है यानी खाद है वो इन 5 राज्यों में आपको उद्योग स्थापित हैं। ठीक है,
तो कौन कौन से हैं वो 5 राज्य, एक बार पुनः देखिए। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, ठीक है, में केंद्रित हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया? यानी सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कब लगाया गया? भारत में सबसे पहला सफल, जो सफल रहा, भारत में सबसे, उत्तर देखिए, भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, में स्थापित किया गया। ठीक है, किस में लगाया? सन 1854 में, सूती वस्त्र उद्योग। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितने गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है? यानी कि 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ से कितना गुना स्वच्छ जल दूषित होता है? तो इसका आंसर देखिए, बहुत सटीक आंसर है इसका, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना, कितने गुना? 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ से कितना? 8 गुना स्वच्छ जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाब में छोड़ दिया जाता है तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, प्राकृतिक जल में किसी बाह्य पदार्थ के प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आ जाती है, ठीक है, जल प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा केवल 3% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी भी परीक्षा में। पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा कितने % है? केवल 3%। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए अध्याय 7 है जी, और इसमें पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भूगोल का चैप्टर है ये, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और 7 अंक के प्रश्न इसमें से आने की संभावना है। तो इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं 2-3। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये इसमें मैंने सभी क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, इसमें पार्ट में देख लीजिए आपका, इसमें से 7 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भूगोल का चैप्टर है, कक्षा 10, अध्याय 7। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने सरल भाषा में बनाया, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे किसे कहते हैं? यानी नेशनल माने क्या हो गया? राष्ट्रीय, और हाईवेज माने वो हो गया राजमार्ग। तो आपको हिंदी से मतलब रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखिए, और राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, वो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र हैं, ठीक है, जिनका निर्माण व रखरखाव, निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, रखरखाव माने क्या होता है? मरम्मत करना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आना है ये राजमार्गों में से। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में CPWD के द्वारा किया जाता है। तो आपको सीधा लिखना है, ये यदि भूल भी जाते हैं आप, ये भूल जाए तो क्या लिखना है आपको? देखिए, ये यदि आप भूल जाते हैं तो क्या लिखना है आपको इंग्लिश का यूज करना है, इसको CPWD। तो इसको लिखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। इसको अपन भूल जाते हैं तो अपन ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
तो देखिए अगला क्या है आपका, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। तीनों प्रकार के मार्ग हैं, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो इसमें देखिए राज्य राजमार्ग, राज्य माने क्या होता है स्टेट, और राजमार्ग माने हाईवे। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश से ज़्यादा संबंध नहीं रखना है, आपको हिंदी में देना है उत्तर। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर लिखेंगे, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सड़कें राज्य की राजधानी होती हैं, वो उनको कैसे जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, जिनका निर्माण माने क्या होता है बनवाना, रखरखाव माने क्या होता है मरम्मत करना, राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी इसको अपन भूल जाते हैं तो क्या लिखेंगे PWD, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए CPWD है, तो इसमें क्या रह जाएगा, इसमें C हटा देंगे आप, तो इसमें क्या रह जाएगा फिर PWD रह जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका PWD के द्वारा किया जाता है, इसका CPWD के द्वारा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी सड़कों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा, CPWD के द्वारा किया जाता है। जो राज्य की और केंद्र शासित क्षेत्रों की सड़कें हैं उनका रखरखाव और मरम्मत किसके द्वारा, निर्माण और मरम्मत किसके द्वारा की जाती है, PWD के द्वारा। ठीक है, तो इसके ये दोनों क्वेश्चन में से निश्चित एक प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण माने क्या होता है बनवाना, व रखरखाव माने मरम्मत करवाना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसको अपन भूल जाते हैं तो क्या लिखेंगे आप लिखना CPWD के द्वारा किया जाता है। फिर इसकी राज्य राजमार्ग, ये क्या करते हैं, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा, PWD के द्वारा किया जाता है। बस इतना लिख देना है। अब इसके बाद में तीसरे स्तर की सड़क है आपकी जिला मार्ग वाली। देखिए इसको भी देख लेते हैं, जिला मार्ग की सड़क क्या होती है। जिला मार्ग की सड़कें, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र क्या होती हैं, तहसीलें को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, तहसीलों की ये सड़कें विभिन्न प्रशासनिक केंद्र क्या होती हैं, तहसीलें, केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण माने क्या होता है बनवाना, व रखरखाव जिला परिषद करती है। इनका निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। इनमें से 3 क्वेश्चन स्टार लगा लेना आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, JB और JB। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न आपका आ सकता है परीक्षा में। अगला देखिए, JB अच्छा है। देखिए देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूरी पर चलाई गई। ठीक है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यानी सबसे पहले कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर की। किस किस के बीच चली थी, मुंबई और थाने के मध्य। ठीक है, मध्य माने क्या होता है बीच में। कब चली थी, 1853 में, 16 अप्रैल 1853। और कितने किलोमीटर की दूरी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन क्या होता है, इसको अंदर ही अंदर जमीन के डाला जाता है। इसके बाद में इसमें से किसका परिवहन किया जाता है, परिवहन माने वस्तुएं पहुंचाई थी। पाइपलाइन परिवहन से कच्चा तेल, देखिए क्या क्या लिया जाता है इसके द्वारा, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। 3 चीज़ें इसके द्वारा ली जाती हैं। एक तो कच्चा तेल हो गया, दूसरा पेट्रोल उत्पाद, ठीक है, पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, और तीसरा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस। 3 चीज़ों का इनसे परिवहन किया जाता है। किससे, पाइपलाइन परिवहन से। किसका, देखिए दोबारा से, कच्चा तेल,
पेट्रोलियम उत्पाद, और तीसरा प्राकृतिक तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, इसका परिवहन पाइपलाइन परिवहन से किया जाता है। कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है, किसके द्वारा? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। अब इसमें देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोनों, आयात और निर्यात वाला। भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है और किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है, यानी किन किन वस्तुओं को भारत आयात करता है। तो भारत में मुख्य रूप से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? कच्चा पेट्रोलियम मंगाता है तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिसका तो आयात करता है। आयात करता माने दूसरे देशों से मंगाता है, ठीक है। अब भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए, यानी निर्यात किन किन वस्तुओं का करता है। निर्यात क्या होता है? जब हम अपने देश के वस्तुओं किसी दूसरे देश के लिए भेजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? रत्न जवाहरात, तो देखिए रत्न जवाहरात इसमें भी है, रसायन संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद, इनका निर्यात करता है भारत। और आयात माने क्या होता है? मंगाना, और निर्यात माने भेजना, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुत सभी क्वेश्चन इसमें सरल हैं बिल्कुल। परिवहन किसे कहते हैं? ठीक है, तो परिवहन क्या होता है? यानी हम परिवहन का उपयोग करते हैं, कहीं भी जाते हैं हम, तो बिना परिवहन के हम नहीं जा पाते, ठीक है। तो क्या होता है परिवहन? जैसे हम कहीं से बस में बैठकर जाते हैं तो दूरी तय करते हैं, तो उसी को अपन परिवहन कहते हैं। तो देखिए क्या इसकी परिभाषा क्या लगाएंगे? व्यक्तियों, वस्तुओं तथा सेवाओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। ऐसे बस से जाते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान, रेल से जाते हैं, वायुयान से जाते हैं, ठीक है, जहाज से जाते हैं, तो ये सभी क्या है? परिवहन के साधन है। तो क्या है? व्यक्तियों, वस्तुओं तथा सेवाओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आयात और निर्यात। आयात माने क्या होता है? आयात माने होता है मंगाना दूसरे देशों से, और निर्यात माने क्या होता है? भेजना। तो आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। इसमें ध्यान देना है, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना है इधर, यदि निर्यात मूल्य, यानी हमने मान के चलो 100 रुपये की वस्तु का निर्यात किया है, ठीक है, और मंगाई हमने, देखिए हमने 100 रुपये की वस्तु मान के चलो किसी देश से हमने, किसी देश को हमने 100 रुपये की वस्तु का क्या किया? निर्यात किया है, ठीक है, और आयात किया है हमने 50 रुपये का, ठीक है। यानी कि दूसरे देशों से हमने कितने की वस्तु मंगाई है? 50 रुपये की। तो क्या हो जाएगा? हमारा अनुकूल व्यापार संतुलन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि हमने निर्यात ज़्यादा का किया है, आयात कम का किया है, तो क्या कहलाएगा? अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना है आपको, आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है, यानी कि सड़क से हम जाते हैं, जब हम बस से जाते हैं तो बस काय पर चलती है? सड़क पर चलती है। तो उस परिवहन की हमें 2 विशेषता लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें, पहली विशेषता है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है, ठीक है। दूसरा है सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं, यानी सड़कों को ऊंचे नीचे स्थानों पर आसानी से इनको बनाया जा सकता है। तीसरा है इसमें सड़कों का निर्माण व लागत कम होती है, इसको बनाने में कम समय लगता है, उसमें लागत पैसा भी कम खर्च होता है। अगला है सड़कें
सड़क परिवहन लोगों को घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, यानी सड़क परिवहन है क्या, घर घर तक सेवा उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कोई भी आपको 2 नंबर में आए तो 2 पॉइंट आपको लिख देना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें देखिए, इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला है, प्रथम है उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा जो क्या करता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि उत्तर में क्या है, श्रीनगर है, और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये प्रथम क्या है, प्रथम गलियारा क्या है, उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। द्वितीय गलियारा क्या है, दूसरा पूर्व से पश्चिम, पूर्व में क्या है, पूर्व में देखिए सिलचर यानी असम। ठीक है, और पश्चिम में आप देखेंगे पोरबंदर यानी गुजरात से जोड़ता है। तो इसमें देखिए, प्रथम क्या है, उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी उत्तर में क्या है, श्रीनगर है, और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी है। दूसरा है पूर्व से पश्चिम गलियारा, तो पूर्व में क्या है हमारा, पूर्व में से सिलचर असम है। ठीक है, असम क्या है, राज्य का नाम है, सिलचर और असम। ठीक है, और पश्चिम में क्या है, पोरबंदर कहाँ में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, को जोड़ता है, से जोड़ता है। यानी कि पहले जो प्रथम गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में रेल परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, रेल परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें, भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी कि भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। दूसरा है, रेल परिवहन देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये 2 विशेषताएं इसकी लिख देना है आपको। अब देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं निम्न है। क्या है ये, कांडला पत्तन है, ये उसमें कच्छ जिले में स्थित है कांडला पत्तन। तो इसमें देखिए 2 विशेषताएं क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। विकसित करना माने क्या होता है, बनाना, यानी कि सबसे पहले इस पत्तन को बनाया गया था, कांडला पत्तन को। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ के कांडला, ये कहाँ पर है, कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ जिले में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, यानी बनाया गया था। दूसरा है, कांडला पत्तन जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, यानी कांडला पत्तन को किसके नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। तीसरी विशेषता है, यह क्या है, ज्वारी पत्तन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भारत क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। दोबारा देखिए इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। अब इसके बाद में 62वां क्वेश्चन है, देश की 2 तेल शोधक शाला के नाम लिखिए। तो देश की 2 तेल शोधक शालाओं के नाम निम्न है। एक तो डिगबोई कहाँ पर है, असम में। गुवाहाटी तेल शोधक, ये कहाँ पर स्थित है, असम में। यानी डिगबोई और गुवाहाटी ये कहाँ पर स्थित हैं, असम राज्य में स्थित हैं। दूसरा है बरौनी तेल शोधक, ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। तीसरा है मथुरा तेल शोधक, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौथा है मुंबई आई, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये इनमें से कोई आपको लिख देना है। अब आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, समझ लो। ठीक है, अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषता लिखना है। यानी कि अटल टनल की जो राजमार्ग सुरंग है उसकी आपको 2 विशेषता बताना है। तो देखिए, अटल टनल
विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है जी? हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। तो ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या लिख देना है आपको, अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में संकलित किया गया है? संकलित करना माने क्या होता है? बांटना। तो भारतीय रेल को 16 प्रखंडों में संकलित किया गया है, यानी कि भारतीय रेल को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। संकलित करना माने क्या होता है? बांटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान कब और कहाँ प्रारंभ की गई? तो भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ की गई। यानी सबसे पहले हवाई सेवा कहाँ की गई थी? 1911 में प्रारंभ की थी, इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है, के बीच प्रारंभ की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी थी? 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निर्यात किसे कहते हैं? तो जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, यानी अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। जैसे हम कोई वस्तु को भारत से अमेरिका भेजें तो क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत सी वस्तुओं को, जैसे चाय, हमारा देश भारत चाय का निर्यात करता है, यानी कई देशों के लिए भेजता है, तो वो क्या कहलाता है? निर्यात। जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देशों में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। अब आयात भी क्वेश्चन है इसमें। देखिए, आयात किसे कहते हैं? जब किसी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 2-2 अंक में आने वाले प्रश्न। इसके बाद में सेकंड वीडियो में जो क्वेश्चन आपके बचे हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट में कुछ क्वेश्चन है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको लेकर आऊँगा। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने इसको यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। आगे सेकंड वीडियो में इसके जो सेकंड पार्ट है उसको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आपको परीक्षा में के लिए तैयार करना है अभी से, और अपनी कॉपी में इसको अवश्य नोट करना है। आपको लिख के याद करना है। लिखने से आपके सभी प्रश्न जल्दी से याद हो जाएंगे। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो कैसी लगी, आपको इससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ये भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।